Welcome to OSRC with Rao YouTube चैनल ग्रुप। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करेंगे, स्किड को कॉन्फ़िगर करेंगे सेंटोस के ऊपर। सेंटोस 7 इसके लिए हम यूज़ करेंगे। बेसिकली जो प्रॉक्सी है वो किसी भी नेटवर्क के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यूज़ करती है इंटरनेट की ब्राउजिंग के लिए, बैंडविड्थ की मैनेजमेंट के लिए, नेटवर्क की इंटरनेट के ऊपर जो आप सर्चिंग कर रहे हैं उसके लिए, यूज़र मैनेजमेंट के लिए, यूज़र मॉनिटरिंग के लिए और वेबसाइट या टेक्स्ट कंट्रोल करने के लिए वो डिफरेंट किस्म के फीचर्स देती है और हम इसको डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन। एक चीज़ ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है कि स्किड के फीचर्स बहुत हैं लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तकरीबन मोर देन 20 ईयर्स इस फील्ड में हो गए हैं, ओपन सोर्स में ही काम करते हुए। मैंने बहुत से नेटवर्क्स को मॉनिटर किया है, मैनेज किया है, ट्रबल शूट किया है, उनको हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, तो देखा है कि वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं करते, प्रॉपरली उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं करते, उसके फीचर्स को एक्सप्लोर नहीं करते, उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो इन तमाम फैक्टर्स को हम इस अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस चीज़ को दो तीन चीज़ों को उसमें देखा है कि जो हम आजकल को हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद पहला पॉइंट हमारा जो होगा कि सिंपल किसी भी नेटवर्क को प्रॉक्सी के अंदर कॉन्फ़िगर करना और उस नेटवर्क को अलाउ करना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो भी आपकी पॉलिसी है उस चीज़ के ऊपर इंटरनेट को अलाउ करना। उसके बाद हम देखेंगे कि कंटेंट फिल्टरिंग के अगर आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को, स्पेसिफिक वर्ड को इंटरनेट से रोकना चाह रहे हैं, अपने यूज़र को ब्लॉक करना चाह रहे हैं कि बाहर ना जाएं, या कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जिनको आप नहीं चाहते कि आपके नेटवर्क के अंदर उनको ब्राउज़ किया जाए, वो डिफरेंट रीजंस उसकी हो सकती हैं, तो उसे आप यूज़र को रोकने के बजाय आप उसे नेटवर्क से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो अक्सर यूज़ नहीं किया जाता है, टाइम बेस्ड एक्सेस एंड डिनाई। ये जो स्किड बहुत पावरफुल इस तरह का सॉल्यूशंस आपको देता है कि होता ये है कि बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है वो ही चाहती है कि इंटरनेट उनको ना दो क्योंकि ये टाइम को किल करते हैं या उनकी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ के ऊपर। तो आप किसी को इंटरनेट बंद करने के बजाय आप उनको उनके ब्रेक टाइम के ऊपर लिमिटेड एक्सेस के साथ और टाइम बेस्ड एक्सेस दे दें उसको, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। इसको हम देखेंगे किसी भी साइट को, किसी भी एक्सेस को आप टाइम बेस्ड अलाउ और डिनाई कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद है कैशे मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फुली इग्नोर करते हैं। अक्सर बात मैंने ये नहीं देखा है कि लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास बैंडविड्थ बहुत है, अनलिमिटेड नेट है, तो हमें कैशिंग की ज़रूरत ही नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन कैशिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, आपके नेटवर्क की बेस्ट यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन के लिए कैशिंग यूज़ कर सकते हैं। कैशिंग आप किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी रिसर्च को, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को किसी पे शो नहीं करना चाह रहे, तो प्रोफाइलिंग, ये प्रोफाइलिंग के ज़मरे में आता है, तो आप प्रोफाइलिंग को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और अक्सर एक होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट के ऊपर आज अवेलेबल है, हो सकता है वो कल को अवेलेबल ना हो, तो ऐसी सूरत में उस डॉक्यूमेंट्स को भी आप कैश कर सकते हैं और कैश को भी टाइम बेस्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट वाइज कैश कर सकते हैं, आप टेक्स्ट वाइज कैश कर सकते हैं और आप टाइम बता सकते हैं कि वो कितनी देर के कैश करें। एक अच्छा भला इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैशिंग का अगर आप यूज़ करें। फिर आपकी यूज़र बेस ऑथेंटिकेशन, अक्सर आप नेटवर्क के अंदर आपकी मॉनिटरिंग का सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, आप चाहते हैं कि आप यार यूज़र बेस ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, यूज़र बेस लॉगिंग होनी चाहिए। तो इसी लेक्चर में हम यूज़र बेस ऑथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है उसको भी देखेंगे। उसके बाद है बैंडविड्थ
जो मैनेजमेंट है डिले पूल की मदद से इस स्किड के अंदर उसको डिले पूल कहा जाता है। बैंडविड्थ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अक्सर का देखिए आपकी जो इंटरनेट की बैंडविड्थ है वो लिमिटेड बैंडविड्थ होती है हमारे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर 4 MB 10 MB 20 MB 100 MB 200 MB इस तरह उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है आपकी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो इस डिले पूल से आप अपने यूज़र की एक्सेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि कौन से यूज़र्स हैं, किनको कितनी स्पीड चाहिए। पॉजिटिव यूज़र्स या जो एफिशिएंट काम कर रहे हैं या जो जस्ट ब्राउजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी आप बैंडविड्थ को मिनिमाइज कर सकते हैं। इवन कि आप डाउनलोड के ऊपर भी बैंडविड्थ को लगा सकते हैं, डिले पूल लगा सकते हैं कि जैसे कि ISO है कि अगर कोई किसी भी यूज़र ने या नेटवर्क ने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो उसको इससे ज़्यादा बैंडविड्थ ना मिले। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अक्सर कोई होता है कि वो हिडनली कोई बैंडविड्थ लगा दी, उसने डाउनलोडिंग पे लगा दी और वो आपके पूरे नेटवर्क को चोक कर देती है और वो चलती रहती है उस चीज़ के ऊपर। तो ऐसी सूरत में आप अपने नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, अपने इंटरनेट की यूटिलाइजेशन को बेस्ट करने के लिए आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट टू चाइल्ड कॉन्फ़िगरेशन का भी कॉन्सेप्ट है। ये भी आपकी मैक्सिमम कैशिंग को यूज़ करने के लिए आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को बाइंड कर देते हैं ताकि वो दोनों की कैशिंग और डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इसका ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी भी इसके अंदर देखेंगे कि बाज़ का ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट के अंदर आपका नेटवर्क है, आपके लिए नेटवर्क को मैनेज करना मुश्किल है। हर एक ब्राउज़र बेस्ड प्रॉक्सी लगाना आपके लिए मुश्किल है और रोमिंग यूज़र है आपके पास, मोबाइल के यूज़र है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके ऊपर। तो ऐसी सूरत में आप ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर देते हैं और वो अपनी वही पॉलिसीज़ लगाते हैं और ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी की मदद से आप अपने प्रॉक्सी को या स्किड को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर। उसको भी हम देखेंगे। स्किड बहुत से फीचर्स देता है। इसके अलावा आपको एक और स्किड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम इसको कैश नहीं करते क्योंकि जो सिंपल स्किड की कॉन्फ़िगरेशंस है वो HTTPS को कैश नहीं करता, HTTPS को रीड नहीं कर पाता। आज कल लेटेस्ट ज़माने के अंदर मोर देन आपका 99% आपकी जो है वेबसाइट्स हैं वो HTTPS के ऊपर हैं और अभी भी कुछ वेबसाइट्स अपने आप को जो कैश नहीं होने देती लेकिन कुछ आपकी कैश भी कर सकते हैं। तो उसको कैश करना बड़ा मुश्किल काम आ जाता है। उसके लिए आपको मैन इन मिडल अटैक लगाना पड़ता है। उसके लिए आपको दरमियान में एक SSL सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ता है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ता है, अपना पूरा एक सेल्फ साइन CA बनाना पड़ता है जो आपके प्रॉक्सी और आपके यूज़र के दरमियान सर्टिफिकेट शेयर करता है और उस ट्रैफिक क्योंकि आपके पास उसकी की होती है और उस ट्रैफिक को आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन फिर आंसर ये है कि कुछ साइट्स ऐसी हैं, लाइक बैंक की साइट्स हैं, वो चीज़ें हैं वो इस सर्टिफिकेट को रिकग्नाइज कर लेती हैं और वो अपने रिक्वेस्ट को आपको प्लेन टेक्स्ट में नहीं करने देती, उस चीज़ के ऊपर है। तो SSL और उसके साथ साथ अभी जो हम स्किड एनालिसिस रिपोर्ट जनरेटर का जो है, अगर आप इसकी मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं SARC, उसको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे लेकिन ये हम स्किड के पार्ट 2 में कॉन्फ़िगर करेंगे। इस लेक्चर में हम ये नहीं करेंगे। हम SSL बम्प और एंटीवायरस जो कि क्लाई में भी का एंटीवायरस है जो हम यूज़ करेंगे। ये एंटीवायरस आपको ब्राउजिंग एंड के ऊपर ही आपके डाटा को स्कैन करेगा और आपको वहीं से अगर कोई वायरसेस है तो आपको वो आपके सिस्टम तक पहुंचने ही नहीं देगा, प्रॉक्सी पे ही उसको कट ऑफ कर देगा या स्कैन करेगा या आपको डिनाई कर देगा। तो ये क्लैम भी एक बहुत अच्छा ओपन सोर्स एंटीवायरस है जो प्राइज विनिंग वर्ड में आपका है, उसको हम करेंगे। लेकिन हम ये स्किड का जो दूसरा लेक्चर होगा पार्ट 2 होगा उसमें हम करेंगे। अब हम अपने नेटवर्क की तरफ आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं। तो इसमें एक चीज़ है, देखिए स्किड के लिए आपको स्किड को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करने रिकमेंडेड ये है कि आपके पास 2 इंटरफेस होने चाहिए। एक इंटरफेस आपका लैन का होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी प्रॉक्सी चल रही है, दूसरा इंटरफेस आपका वैन का होना चाहिए जो इसके ऊपर आपका इंटरनेट चल रहा है।
एक और सिक्योरिटी पार्ट ऑफ से रिकमेंडेड है, कभी भी स्किड के इंटरफेस को डायरेक्टली आप इंटरनेट का पार्ट मत बनाएं, उसके ऊपर वैन आईपी ना दें, ताकि वो वरना अगर वो वैन आईपी होगा तो वो इजीली वर्ड के लिए एक्सेसिबल होगा, व्यूएबल होगा कि आपकी प्रॉक्सी इस आईपी के ऊपर लिसन कर रही है उस चीज़ को। और हमेशा प्रॉक्सी को आप लिसन कराएं, बाइंड करें, वो हम आगे देखेंगे अपने लैन नेटवर्क के ऊपर। और प्राइवेट आईपी के ऊपर आप या फायरवॉल से यूज़ करें या आप किसी भी और मशीन से आप उसको यूज़ करें। जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे कोई लेक्चर होगा, फायरवॉल का लेक्चर होगा, तो मैं आपको पूरी फायरवॉल जो फ्रंट एंड की फायरवॉल है उसके ऊपर मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दूंगा। इस वक्त मेरे पास दो इंटरफेस हैं, एक 192.168.1.1 जो ENS34 इंटरफेस के ऊपर चल रहा है, ये मेरा लैन का है, लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके ऊपर मेरी प्रॉक्सी लिसन करेगी और इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगा। जो मेरा ये दूसरा नेटवर्क है 192.168.100.191, ये मेरे इंटरनेट का है। इस इंटरफेस को इंटरनेट के ऊपर बाहर जाने की इजाज़त है, अलाउ है, लैन वाले को नहीं है, ये मैं कन्फिगर करूँगा उस चीज़ के ऊपर। अब सबसे पहले मैंने चेक करना है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अगर मैं कर रहा हूँ तो मैंने चेक करना है कि मेरे प्रॉक्सी है कि नहीं। RPM-QA पाइप साइन ग्रैप स्क्विड बेसिकली आपकी जो लिनक्स स्पेस है, दो मेन डिस्ट्रो पाई जाती हैं, दो मेन डिस्ट्रो हैं आपके पास लिनक्स के अंदर, एक डेबियन बेस है, दूसरा RPM बेस है। मैं इस वक्त अगर पैकेज मैनेजमेंट की बात करूं तो डेबियन में डेब के नाम से पैकेज है और उसका apt-get के नाम से है, जो कि रैपो की मदद से वो चीज़ करता है उसके ऊपर apt-get। अगर आप RPM बेस कर रहे हैं, लाइक आप सेंटोस कर रहे हैं, रेड हैट कर रहे हैं, सुजे कर रहे हैं, तो ये जो है RPM बेस्ड डिस्ट्रो है। इनका RPM या यम आपकी एक रैपो की हिसाब में चलता है। जब रैपो का अगर हमारा पैकेज मैनेजमेंट का जब हमारा लेक्चर होगा तो उसमें मैं इसकी सारी डिटेल में जाऊंगा। इस वक्त सर मैं क्यूरी करना चाह रहा हूँ RPM-QA क्यूरी फॉर ऑल पाइप साइन ग्रैप एज ए वाइल्ड कार्ड के तौर के ऊपर यूज होता है। और किस चीज़ की मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, स्किड की। ये आपके इंस्टॉल्ड पैकेज को ही सर्च करता है। अब मैंने कहा कि उसने मुझे बता दिया कि स्किड का पैकेज इंस्टॉल है। अब स्किड 3.5.20 ये इसका वर्जन है। स्किड का अपना एक वर्जन है, क्योंकि स्किड लिनक्स की कोई एप्लीकेशन या वो चीज़ नहीं है, लिनक्स का कर्नल है। जब लिनक्स की हम डिटेल में जाएंगे तो डेफिनेटली मैं इसको आपको समझाऊंगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि लिनक्स है क्या उसके ऊपर। तो ये स्किड का वर्जन है। स्किड एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है, उसका एक टूल है, उसके ऊपर लोग कम्युनिटी काम कर रही है, तो ये उसका वर्जन है। और ये डैश के बाद इसका रिलीज चलता है। ये 3.5.20 जो है इसका स्टेबल वर्जन है और 17th इसका रिलीज है, यानी कि अपडेट है। और उसके बाद EL जो है 7, ये डेस्ट्रो है कि किस डेस्ट्रो के ऊपर ये चलेगा, एंटरप्राइज लिनक्स। EL जो है रेड हैट का है, एंटरप्राइज लिनक्स चलाता है, सेंटोस भी उसका क्लोन है, उसके ऊपर है। और ये इसके साथ ही सेंटोस के साथ वर्जन बाइंड है और ये आर्किटेक्चर है इसका उस चीज़ के ऊपर है। जो ही स्किड इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल होते के साथ ही ETC के अंदर स्किड के नाम से एक फोल्डर आ जाता है। अगर आपने चेक करना है कि स्किड को इंस्टॉल करने से क्या कुछ आया है, तो स्किड RPM-QL स्किड, अगर आप ये नहीं कि क्यूरी फॉर लिस्ट, ये तमाम पैकेजेस वो शो कर देगा कि वो क्या क्या उस चीज़ से आया है। तो मैंने कहा ना कि जब हम RPM का पैकेज पढ़ेंगे, पैकेज मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो उस वक्त हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। अब इसमें कुछ चीज़ें मैंने कन्फिगर की हुई हैं स्किड के अंदर, पहले से कन्फिगर की हुई, टाइम कंज्यूमिंग्स हैं, कुछ कन्फिगरेशन फाइल्स हैं, वो चीज़ें देखिए। लेकिन जो स्किड की फाइल है ये बिल्कुल फ्रेश है कि हमने किस तरह कन्फिगर करना है। मैं इसके ऊपर आता हूँ, skid.conf, ये आपकी फाइल है। इसके ऊपर आप बेसिकली स्किड के अंदर आपकी ACL चलती हैं। नेटवर्क के ऊपर, इंटरफेसेस के ऊपर दो टाइप की सिक्योरिटीज, यानी कि आपका पैटर्न चलता है, एक ACL का चलता है, दूसरा फायरवॉल का चलता है। ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपके नेटवर्क के अंदर, राउटर्स के अंदर, स्विचेस के अंदर, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा। लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी एक डिफरेंस या डिटेल्स बता दूँ। जो ACL होती है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म है वो टॉप टू बॉटम है, यानी किसी जगह भी ACL फुलफिल हो जाती है तो वो उसको DCL ले लेती है, यस या नो, अलाउ या डिनाई। जबकि फायरवॉल्स होती हैं वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को देखती हैं।
और ऑल पॉसिबल आउटकम्स को देखने के बाद वो एक डिसीजन लेती हैं कि हमने इस ट्रैफिक को अलाउ करना है या डिनाई करना है, तो वो उसके ऊपर चलती हैं। जबकि ACL आपकी टॉप टू बॉटम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ACL में सीक्वेंस को फॉलो किया जाए कि आपने ACL कहाँ इम्प्लीमेंट की है, ताकि ट्रू सेंस में आपकी सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अब इसके अंदर देखिएगा ACL लोकल नेट, ये ACL है जो रिजर्व वर्ड है, ये लोकल नेट है, ये आप अपना नाम कोई भी दे सकते हैं। SRC सोर्स, अगर आपने किसी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है कि इस नेटवर्क के ऊपर मैं ACL लगा रहा हूं, तो उसका जो रिजर्व वर्ड है वो SRC है। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं लिनक्स के लिए, और मैं आपको जस्ट, क्योंकि मेरा चैनल भी है, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, और भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे ओपन सोर्स के ऊपर कि ओपन सोर्स क्या है और ओपन सोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली ओपन सोर्स का ऑब्जेक्टिव ही नॉलेज गेनिंग है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो ओपन सोर्स को आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप स्किल लेना चाहते हैं, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली ओपन सोर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आपको जो वेंडर बेस्ड डिवाइसेस हैं वो आपको कोई नॉलेज नहीं देती, वो क्लोज बॉक्स होती हैं, वो बिल्कुल नॉलेज को, आपके माइंड को नैरो कर देते हैं। आपका माइंड नहीं सोच सकता, आपकी अपनी पॉलिसीज नहीं हैं उसके ऊपर। तो ओपन सोर्स आपके माइंड को वास्ट करता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है, और आपका के पास इल्म के, नॉलेज के और दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए शेयरिंग, जो शेयरिंग है वो ओपन सोर्स कम्युनिटी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि नॉलेज शेयरिंग उस चीज़ के ऊपर। तो आपका, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो ये आपके लिए बड़ा हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक जेनेरिक चीज़ को देखा जाता है। हमेशा रिकमेंडेड है कि आप पहले स्किल सीखने के लिए OSRC को यूज़ करें, ओपन सोर्स को यूज़ करें, और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंट करें और उसको सिक्योर करें, हार्डन करें उसके ऊपर। अब ये यहाँ पर ये इसकी मिसाल मैं अभी आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये 5 ACL बनाई हुई है। ACL लोकल नेट SRC सोर्स 10.0.0.0/8, यानी 24 बिट का जो प्राइवेट नेटवर्क होती है, आईडी होती है, उस पूरे को इस प्रॉक्सी पे अलाउ किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट उसने अलाउ किया है, लेकिन मेरा ये नेटवर्क नहीं है। मैं इसको, रिकमेंडेड ये है कि इसको आप ब्लॉक कर दें, ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं। इसी तरह 172 का भी नेटवर्क अलाउ किया हुआ है, इसको भी मैंने ब्लॉक करना है, और ये लोकल होस्ट को भी मैंने ब्लॉक कर दिया, लोकल नेट को भी ब्लॉक कर दिया, और ये IPv6 को भी मैंने ब्लॉक कर दिया। मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, कुछ मैंने पोर्ट्स बनाई हैं। बेसिकली आपकी जो पोर्ट होती है वो सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होती हैं, जिन पे आपकी तमाम कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं। 443 एक SSL पोर्ट है, HTTPS जो 443 के ऊपर चलता है। एक मैंने पोर्ट बनाई SSL, यहाँ पे हम ACLs बनाते हैं। नीचे जाके हम ACL को डिनाई या अलाउ करते हैं। नीचे जो हमारा सीक्वेंस है हम देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने कंसीडर करना है। इसी तरह कुछ सेफ पोर्ट्स बनाई हैं, 80 पोर्ट है, 21 है, 443 है, 14 हमने चीज़ें बनाई हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी ACL बनाता हूँ। अभी हमने डिस्कस किया था कि मेरा नेटवर्क जो है ACL माईनेट नाम दिया, SRC सोर्स दिया, और मैं इंटरनेट देना कहाँ पे जा रहा हूँ, 1.0/24। मेरे दो इंटरफेस हैं, एक 1.1 का है, एक 100.191 का है। जो 1.1 है वो मेरा लोकल क्लाइंट है, मेरा लैन है, मैं लैन के ऊपर इंटरनेट देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने नेटवर्क को अलाउ किया है इसके ऊपर। और उसके बाद अब ये देखिएगा कि ये मैंने वो ऊपर ACL बनाई थी, नीचे मैं उसको एक्सेस या डिनाई कर रहा हूँ। HTTPS_access deny, ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन का मतलब है नॉट इक्वल टू। जो सेफ पोर्ट कौन सी थी हमारी, ये 80 है, 21 है, 443 है। इसके अलावा जो भी पोर्ट्स हैं वो डिनाइड हैं, बैंड हैं। अगर आप अपने प्रॉक्सी से कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट निकालना चाह रहे हैं तो प्रॉक्सी में आप उसकी एज ए सेफ पोर्ट में अलाउ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने इस नेटवर्क के अंदर किसी मेल क्लाइंट को, वेब बेस वाले को तो आप कर देते हैं, अगर आप आउटलुक को या किसी डेस्कटॉप क्लाइंट को, थंडरबर्ड को अलाउ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसकी इसी तरह से पोर्ट बना के उन पोर्ट्स को आप अलाउ करेंगे। इस नॉट इक्वल टू का मतलब इनके अलावा तमाम ब्लॉक हैं। उसके बाद
आपकी ये कनेक्ट की है और नॉट एबल टू एसएसएल पोर्ट के भी डिनाई हैं। अब मैं अपना यहाँ पे मैनेजर की पोर्ट्स है और ये पोर्ट यहाँ पे आके मैं अपनी एक पोर्ट जो मैंने अपनी पोर्ट बनाई थी एक्सेस अलाउ माई नेट, मैंने इसको भी अपने माई नेट को भी अलाउ कर दिया क्योंकि मैंने ऊपर लोकल नेट की को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था, तो मैं यहाँ इसको ब्लॉक कर दूंगा और http_access, ठीक, ये मैंने अलाउ कर दिया। उसके बाद http_access डिनाई ऑल, इसके अलावा इस नेटवर्क के अलावा तमाम डिनाई हैं, तमाम ब्लॉक हैं, कोई भी इस नेटवर्क का मेरा पार्ट नहीं बन सकता। इस के बाद किसी भी नीचे अगर कोई भी नेटवर्क होगा उसको एक्सेस नहीं होगी। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ओपन प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर अपने होगा, अगर मैं इसका मतलब HTTP पोर्ट 3128 मेरी जो प्रॉक्सी है वो 3128 के ऊपर लिसन कर रही है और ये एवरी नेटवर्क के ऊपर लिसन कर रही है। ये इट्स मीन ये ओपन प्रॉक्सी है। जब भी कोई हैकर्स होते हैं या कोई भी किसी भी सिस्टम ने आपके सिस्टम को मिसयूज करना है तो वो चेक करते हैं कि दुनिया में ओपन प्रॉक्सी कौन कौन सी पड़ी हुई है, तो फिर वो उस ओपन प्रॉक्सी का पार्ट बनते हैं और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज थ्रू आपके यूज करते हैं। वो अपने नेटवर्क को, अपने आप को आपकी प्रॉक्सी की बैक पे ले जाते हैं और आपकी प्रॉक्सी से अटैक करते हैं। तो दुनिया को जब वो ट्रेस बैक होता है अटैक, तो उसमें आप इसके पार्ट बनते हैं। तो हमेशा आपको अपनी प्रॉक्सी को बाइंड कर देना चाहिए 168 आपके नेटवर्क से, क्योंकि मेरा जिस इंटरफेस पे लिसन कर रहा है ये 1.1 के ऊपर कर रहा है। ये मेरे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैशिंग की मैं बात कर रहा था, कैशिंग मैनेजमेंट की बात कर रहा था। कैशिंग UFS यूनिक्स फाइल सिस्टम, इसका बाय डिफॉल्ट पाथ ये होता है var spool skit। अब इसके अंदर अगर आप ये देखते हैं कि ये पहला यानी कि 3 फेज के अंदर है। फर्स्ट जो 100 है ये आप उसकी लोकेशन को शो कर रहा होता है, उसकी स्पेस को शो कर रहा होता है। आगे 16 और 32 ये फर्स्ट लेवल की डाटा स्ट्रक्चर है, ये सेकंड लेवल का डाटा स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको आपको ये दिखाऊं तो इसकी नहीं, इसके ऊपर वॉर स्पूल और स्किट। अब इसके अंदर ये देखिएगा ये 16 फर्स्ट लेवल के ऊपर, अगर मैं यहाँ कहूँ कि 100 इसका MB है, 16 फर्स्ट लेवल पे वो 16 डाटा क्रिएट करेगा, ये 16 डाटा क्रिएट किया। सेकंड लेवल के ऊपर वो 256 करेगा। अब ये देखिएगा कि मैं इसको सेकंड लेवल के ऊपर जाके चेक करता हूँ तो ये 256 क्रिएट किए हैं। अब इस सेकंड लेवल की हर डाटा के अंदर वो 100 ऑब्जेक्ट रखेगा, ये 100 आपके ऑब्जेक्ट रखेगा। अब मैं अगर इसी को उसमें देखता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इस कैशिंग को यूज कर रहा हूं थोड़े से हद तक, ये वो ऑब्जेक्ट है, इस तरह वो उसके 100 ऑब्जेक्ट रखता है जो कैश करता है। इसका ये तरीका है, मैकेनिज्म है कैश करने का उसके ऊपर। अब यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने किस किस लेवल के ऊपर क्या कैश करना है, कितना कैश करना है, किस चीज़ को आप इसको डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, ऑन करना चाह रहे हैं, ये सारे का सारा आप कर सकते हैं। मोर देन 1 कैश भी कर सकते हैं उसके ऊपर। ये आपका कोड डंप है कि यहाँ पर आपकी जो कैशिंग है फाइल जाएगी और ये आपके कैशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट किस्म के पैटर्न है। इसको कभी टाइम मिले तो डिटेल से पढ़िएगा जो आपके कैशिंग को शो कर देगा। कैशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ को कैश करें, कैशिंग का मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, कितने घंटों के लिए होनी चाहिए कैश, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाए, आपकी रोटेट हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। तो ये डिफरेंट किस्म के तरीके कर सकते हैं। अब मैंने सिर्फ एक नेटवर्क को अलाउ किया है और मैं चेक कर लेता हूँ इसको। हो गया है। आप अगर आप फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने किया हुआ है, अगर आप फर्स्ट टाइम कैश को कर रहे हैं, बल्कि मैं इसको इसमें एक चीज़ और भी, आप विजिबल होस्ट नेम आपको ज़रूर इसमें देना होता है। विजिबल होस्ट नेम मेरे होस्ट नेम है cache.osrc.com, ये मेरा वो है होस्ट नेम है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सर्विस स्टार्ट करने से पहले आप -g की कमांड चलाएंगे ताकि
आपका प्रोफाइल क्रिएट हो सके, ये कैशे क्रिएट हो सके, अदरवाइज ये कैशे क्रिएट नहीं होता, स्किड -D से होता है, क्योंकि मैंने पहले कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसलिए मैंने वो चीज़ कर लिया। तो आप ये करेंगे। इसके बाद आप सर्विस चलाएंगे। लिनक्स के अंदर सर्विस चलाने के लिए systemctl रीस्टार्ट करें, या अगर आपने फर्स्ट टाइम करना है तो आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। ओके, अब अगर आपने इसका, मैंने एक नेटवर्क को अलाउ किया है वॉर लॉग स्किड एक्सेस। यहाँ आपकी एक्सेस वॉर लॉग स्किड के अंदर आपकी एक्सेस तमाम लॉग्स आ जाते हैं। मैं इसको देखता हूँ कि मेरे पास स्किड चलता है या नहीं चलता। अब ये मेरे पास दूसरा एक क्लाइंट है, इसमें मैंने यहाँ से जाके मैं, क्योंकि ये इसका जो नेटवर्क है, अगर आप इसको देखें, इसका नेटवर्क है वो ये 1.100 उसी नेटवर्क का है जिसमें मैंने अलाउ किया हुआ है। अब यहाँ इसको अगर जो मैंने किया है ये उसके नेटवर्क का पार्ट है, तो यहाँ इसको इंटरनेट अलाउ होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर है। तो यहाँ से मैं इसको ब्राउज करके देख लेता हूँ कि क्या मेरा इंटरनेट चलता है कि नहीं चलता। सबसे पहले मैं इसमें प्रॉक्सी चेक करता हूँ कि क्या मैंने प्रॉक्सी दी हुई है कि प्रेफरेंसेस के अंदर जाके मैं प्रॉक्सी, और ये मैंने प्रॉक्सी 192.168 और 3128 यहाँ पे जाके मैं इसको चले मैं फेसबुक को चेक कर लेता हूँ। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं इसको फायरवॉल लगी हुई होती है, क्योंकि प्रॉपर अभी मैंने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इसलिए आप फायरवॉल को डिसेबल करते हैं इसको। और अब मैं इसका लॉग देखता हूँ। google.com, और ये मेरे पास नेट चल गया है। और मैं अगर इसको यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है। हार्ट रेट की जब सर्विसेज आ जाए तो इसका मतलब है चल गया। इट्स मीन कि मैंने इस वक्त एक नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट अलाउ कर दिया है, और अब वो कोई भी 192.168.1.0 के नेटवर्क का पार्ट बनेगा, वो नेट चल जाएगा। अब मैं इस पे कुछ एक्सेस लगाना चाह रहा हूँ। जस्ट लाइक मैं इसके ऊपर कहता हूँ कि मैंने कंटेंट फिल्टरिंग करनी है, मैंने डोमेन को ब्लॉक करना है, उसके ऊपर है। मैंने कुछ चीज़ें यहीं पे कॉन्फ़िगर हैं, मैं इनको देख लेता हूँ। इसी को मैं कॉपी करता हूँ ताकि टाइम हमारा बचे। vimsquid.conf, ये मैं टॉप पे गया, और यहाँ से ये मेरी उस इंटरनेट की एक्सेस तो है। यहाँ मैं कुछ जो मैंने पॉलिसी लगानी है, पहली पॉलिसी में लगा रहा हूँ डोमेन ब्लॉक, कि मेरी डोमेन ब्लॉक होनी चाहिए। मैं यूआरएल की बात नहीं कर रहा इस वक्त, उसके ऊपर मैं टाइम बेस की बात भी नहीं कर रहा इस वक्त, और मैं इस पॉलिसी को भी डिनाई करता हूँ, और मैं इसको भी बंद करता हूँ। ठीक, मैं सिर्फ मैंने कहा कि ये ACL डोमेन ब्लॉक ACL बना रहा हूँ। कुछ प्रॉक्सी के अंदर आपने कुछ भी अलाउ करना, डिनाई करना, आपको ACL बनानी पड़ेगी। ACL बनाया है, मेरा नाम है डोमेन ब्लॉक ACL का, जो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इसके लिए रिजर्व वर्ड है DST डोमेन। इस फाइल में किसी भी डोमेन का नाम रखूंगा तो वो इसको ब्लॉक कर देगा, यानी वो ACL का पार्ट बन जाएगा। और एंड में आके मैंने उस ACL को डिनाई कर दिया कि इस डोमेन में, इस फाइल में कोई भी डोमेन होगी उसको नेट पे वो नहीं जाने देगा। ठीक है, ये मैंने इसको ब्लॉक किया, और ये फाइल मैंने क्रिएट की हुई है, इसमें ये डोमेन ब्लॉक के नाम से ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। आप इस तरह, इसमें याहू और फेसबुक अलाउ नहीं है। मैं पहले जाके चेक कर लेता हूँ, फेसबुक तो अलाउ है इसके अंदर। मैं चेक करता हूँ कि क्या याहू इसमें अलाउ है कि नहीं, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसमें याहू भी अभी
चल रहा है उसके ऊपर। ठीक, अब भी मैं जाके मैंने क्या किया कि यहाँ ये मैंने कर दिया। अब मैं सर्विस मैंने कॉन्फ़िगरेशन की। जब भी कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिस्टम कॉन्फ़िग सिस्टम CTL रीस्टार्ट स्क्रिप्ट, ये मैंने किया। और मैं अब इसका लॉग भी चेक कर लेता हूँ। और मैं अब चाइल्ड पे जाके, अब देखिए याहू चल रहा है इसके ऊपर। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ब्लॉक। फेसबुक को रिफ्रेश करता हूँ, ब्लॉक, क्योंकि ये डोमेन्स ब्लॉक है और यहाँ से मुझे हायर याहू को नन, यानी उसने ब्लॉक कर दिया। इट्स मीन मैंने कंटेंट डोमेन का ब्लॉक कर दिया। अब मैं इसको कंटेंट के ऊपर जा रहा हूँ कि कोई भी टेक्स्ट ब्लॉक करना है। ये मेरी डोमेन चल रही है। अब मैं इसको एक मैंने ACL बनाई, टेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है, इसके लिए जो रिजर्व वर्ड होता है किसी भी, यानी पूरे URL में, चाहे वो लिंक है या कोई भी है, कहीं भी कोई वर्ड आ जाएगा जो वर्ड आप ब्लॉक करना चाहते हैं, तो पूरी का पूरा नेटवर्क आपका ब्लॉक हो जाएगा उस वर्ड से। वो तमाम URLs ब्लॉक हो जाएगा। इसका जो रिजर्व वर्ड है वो URL_regex के नाम से है और हमने स्क्रिप्ट के अंदर ये एक फाइल बना दी। अब मैं जाके इसको भी डिनाई कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको डिनाई कर दिया और यहाँ से मैंने इसको किया और ये सर्विस मैंने इसकी रीस्टार्ट की और मैं अब इसका लॉग ले रहा हूँ। अब मैं चाइल्ड पे जाके, सॉरी, ये देखिएगा मैंने क्या वर्ड, यानी कि जो मेरा टेक्स्ट ब्लॉक था, ये मैंने एक फाइल बनाई हुई थी। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, मेल और फेस। ठीक, तो ये मेल का लफ्ज जहां भी आएगा उसको ब्लॉक होना चाहिए। ठीक, अब मैं यहां पे जाके लिखता हूं, बल्कि मैं hotmail.com लिखता हूं, ब्लॉक। यहां मैं gmail.com लिखता हूं। इट्स मीन कहीं भी मेल, किसी भी लिंक में या किसी भी सोर्स में अगर आपका मेल का लफ्ज आएगा तो वो उस साइट को ब्लॉक कर देगा। और इधर आप देखिएगा कि वो उसको हायर नन के ऊपर लेके जा रहा है उन चीज़ों को। ठीक है, इट्स मीन हमने टेक्स्ट बेस भी कर दिया। अब मैं ये बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, इसको और चीजिएगा टाइम बेस के ऊपर। अब एक टाइम बेस के नाम से एक ACL मैंने बनाई जिसका नाम दिया TB। टाइम क्या है आपका, टाइम उसका रिजर्व वर्ड है। ये आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी मंडे फॉर MT फॉर ट्यूसडे, V फॉर वेडनेसडे। मैं अभी वेडनेसडे से को इसमें से निकाल देता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि इस वक्त मेरे सिस्टम का टाइम क्या है। इस टाइम मेरे सिस्टम का टाइम 24 अगस्त है, यानी ऑलमोस्ट 19 के करीब है। इसके ऊपर मैं यहाँ से 17 से लेके 20 तक अलाउ करता हूं। ठीक है, आप मोर देन 1 ACL एक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। इसमें 2 ACL यूज कर रहा हूं, यानी मैं अलाउ कर रहा हूं टेक्स्ट ब्लॉक को और टाइम बेस को। ठीक है, यानी टेक्स्ट ब्लॉक जो है उसको इस टाइम पे अलाउ कर रहा हूं, यानी मैं मेल को मैं ब्लॉक परमानेंटली नहीं कर रहा, मैं मेल को ब्लॉक कर रहा हूं, बल्कि अलाउ कर रहा हूं सिर्फ 3 घंटे के लिए, 17 से 20 आवर्स के दरमियान। ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। यानी कि इसके अंदर, इस फाइल के अंदर जो भी चीज है, हालांकि मैंने नीचे उसको डिनाई किया है, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं इसके अंदर मेल और फेस अलाउ कर रहा हूं सिर्फ मैं 3 घंटे के लिए, 17 से 20 के लिए। यानी इस ACL को अलाउ करो इस टाइम फ्रेम में, इस ACL के साथ इसको बाइंड करो। ठीक, अब उसको, क्योंकि आज क्या है, वेडनेसडे है, आज क्या है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे। अब मेरी ACL के अंदर वेडनेसडे नहीं है, तो इट्स मीन ये इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये वाली इंप्लीमेंट हो जाएगी, उसको नेट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या होता है हमारे साथ।
मैंने कहा ना थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, उसको नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि डिनाई है इसके ऊपर, क्योंकि आप ये देखिएगा कि इसमें वेडनेसडे नहीं है। अगर मैं यहां पे वेडनेसडे भी इसको अलाउ कर देता हूं, डे भी अलाउ कर दिया, यानी डे और डेट मिनट भी आप इसके साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं कहीं यानी कि वो वेडनेसडे को भी ये अलाउ है इसके ऊपर। अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूं तो अब इसको अलाउ होना चाहिए, इसको अलाउ होना चाहिए। अलाउ हो गया, ठीक है। अब उसको अलाउ हो गया, हॉटमेल भी अलाउ हो गया और जीमेल भी उसको अलाउ हो गया। क्योंकि अब मैंने उसको टाइम बेस बाइंड कर दिया है, इस चीज के ऊपर है। ये आपका अलाउ हो गया, रिक्वेस्ट चली गई है उस चीज के ऊपर, ठीक, आपका आ गया, अलाउ हो गया है। क्योंकि अब ये देखिए आपकी हार्ट रेट उसके ऊपर जा रहा है। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप किसी भी को बाइंड कर सकते हैं इसके साथ, उन चीजों के ऊपर, ठीक। अभी हमने ये बाइंड कर दिया इन चीजों के ऊपर। इस वक्त अब मैं आता हूं आपको यूजर बेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर। यानी हमने क्या कर लिया, सिंपल नेटवर्क को भी देख लिया, कंटेंट को भी देख लिया, डोमेन कंट्रोल को भी देख लिया, टाइम बेस को भी देख लिया, कैशे को भी देख लिया। अब हम आते हैं यूजर बेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर। यूजर बेस ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको एक तो आपको एक लाइब्रेरी करनी पड़ती है, और मैं ये डोमेन आ गया हमारा, ये यूजर बेस ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले आपको, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो आपका यूएसआर लिब के अंदर आपको बेसिकली जो यूजर बेस ऑथेंटिकेशन है वो डिफरेंट मेथड यूज करता है इसके ऊपर। आप HTTP यूजर को भी एक्सेस करा सकते हैं, आप LDAP के यूजर को भी एक्सेस करा सकते हैं, आप डोमेन कंट्रोलर्स विंडोज के एक्टिव डायरेक्टरी को भी करा सकते हैं, आप लिनक्स के यूजर को भी करा सकते हैं। इस वक्त मैं जो एक्सेस करा रहा हूँ HTTP यूजर को एक्सेस करा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो मॉड्यूल होता है वो USR lib64 स्किड के अंदर basic.ncsa.auth का मॉड्यूल होता है। आपको ये रीनेम करना पड़ता है, एज ए बेसिक को हटाना पड़ता है, एज ए NCSA_auth, ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ये की हुई है ऑलरेडी। अगर आप ये देखें USR lib पाथ को मैं आइडेंटिफाई कर लूँ, lib64 स्किड, इसके अंदर ये डिफरेंट किस्म के वो चीज़ होते हैं जो बेसिक के नाम से पड़े हुए होते हैं, उसको आपको रीनेम करना पड़ता है। ये मैंने NCA के रूल को बेसिक के साथ से इसको हटा के इसको उस पे किया है, ये NCA को। स्टार्ट में बाय डिफॉल्ट ये basic-NCA-auth के नाम से पड़ा होता है, इसको आपने रीनेम करना होता है। अब उसके बाद मैंने ये इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन देख के कोई भी रिक्वेस्ट होगी वो auth होगी, auth फ्रॉम बेसिक प्रोग्राम, ठीक है, ये auth के साथ जाएगी। और उसके बाद अभी देखिएगा, ये मैं अलाउ को, इनको मैं नीचे ले जाता हूं, कॉपी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ACL जो है वो टॉप टू बॉटम चलती है। इसकी सीक्वेंस को ज़रूर आपने फॉलो करना है, और ऊपर से मैं इन दोनों को ब्लॉक कर देता हूं। और ये एक ACL लगाई मैंने, NCA प्रॉक्सी ऑथ रिक्वायर्ड। कोई भी रिक्वेस्ट जब प्रॉक्सी के ऊपर आएगी, क्योंकि ACL ऊपर है, ACL ये टॉप पे लगाई है, कोई भी ACL आएगी इस
को आपने रिक्वायर्ड है इसकी उस चीज़ के ऊपर। और यहाँ पे मैं अगर मैं फर्स्ट टाइम इसको मैं कर देता हूँ HTTP एक्सेस deny not equal to NCSA। जो NCSA का नहीं है, जो ऑथेंटिकेशन के बगैर आता है, उसको वो डिनाई करते। ये मेरी स्क्रिप्ट के अंदर ये लग गई प्रिविलेजेस। इसके बाद हम एक आपके पास टूल होता है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं httpd-tools के नाम से। ये आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप HTTP पासवर्ड्स की फाइल को क्रिएट कर सके। ये आपके लिए मस्ट है क्रिएट करना, इंस्टॉल करना। और इसकी मदद से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई यूज़र क्रिएट करना है HTTP पास हिस्ट्री ग्रेप स्पेस के साथ ग्रेप HTTP यूज़र, इसमें मैं देखता हूँ कि ये आपका पास WD के नाम से यूज़र क्रिएट किया हुआ है। कि मैंने इसके अंदर यूज़र क्रिएट किए हुए हैं पास WD के अंदर आपका ये यूज़र 1 2 3 हमने क्रिएट किए हुए हैं। अब मैं अगर इसकी systemctl रीस्टार्ट स्क्रिप्ट अगर मैं ये करता हूँ तो ये मैं चेक हुआ। और अब टेल -f वॉर लॉग स्किड और एक्सेस लॉग। अब मैं उधर जाके इसको स्किड को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑथेंटिकेशन के साथ आएगा। अब अगर मैं स्किड को यूज़ करता हूँ तो वो मुझसे यूज़र की डिमांड कर रहा है, यूज़र 1, और इसका पासवर्ड मैंने दिया हुआ है, जो भी पासवर्ड दिया है। उसके बाद अब ये मुझे एक्सेस मिल गई, यूज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन लगा दी इसके ऊपर। अब इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक चीज़ इसका कि हमने एक्सेस तो लगा ली, यूज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ कर ली। अब मैं किसी स्पेसिफिक यूज़र को अलाउ करता हूँ, किसी स्पेसिफिक यूज़र को डिनाई करता हूँ उस चीज़ के ऊपर। अगर मैं इस चीज़ को देखिएगा, अब यहीं पे मैं कहता हूं कि ACL auth required only for ACL auth required, मैं इसको ब्लॉक करता हूं। यूजर 2 और यूजर 3, यूजर 1 और यूजर 2 सिर्फ इसकी ऑथेंटिकेशन हो और इसके अलावा किसी की ऑथेंटिकेशन ना हो। ठीक है, यानी मैंने ये एक नई ACL जो बनाई थी इसके नाम से, ये ACL मेरी बनी हुई थी NCSA 1 के नाम से, ये NCSA 1, यानी इसके अलावा डिनाई, यानी यूजर 1 यूजर 2 सिर्फ इंटरनेट ले सकता है, इसके अलावा कोई और यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। ये मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं इसको रीस्टार्ट किया और यहाँ मैं चेक करता हूँ। एक तो मैं इसका हिस्ट्री को मैं इसकी को रिमूव कर दूँ ताकि सेशन भी मेरा साथ उसके रिमूव हो जाए, और ये एवरीथिंग मैंने किया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र 3 और इसका पासवर्ड। ठीक है, यूज़र 3 को अलाउ नहीं है, मैंने उसमें सिर्फ यूज़र 1 और यूज़र 2 यानी स्पेसिफिक यूज़र को अलाउ किया है। और अब मैं अगर यूज़र 2 यूज़ करना चाहता हूँ तो उसको ये अलाउ करेगा, नेटिस ने इसको अलाउ कर दिया उस चीज़ के ऊपर। तो इट्स मीन कि इस ACL को भी हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वक्त मैं एक और अब इम्पोर्टेंट रोल इसका मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, वो है डिले पूल। डिले पूल अब बैंडविड्थ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको देख रहा हूँ। और ये आपका
डिले पूल की मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से उठा लेता हूँ और ये डिले पूल चाह रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ, मैं डिले पूल के भी से पहले मैं इसकी बैंडविड्थ चेक करता हूँ। fast.com स्पीड टेस्ट के लिए आपको एक ये fast.com की साइट है कि इसको मैं चेक करता हूँ और मुझे पता लग जाएगा कि इतने ये करता है तो हमें लग जाएगा। अब मैं क्या कहता हूँ कि जी डिले पूल के लिए सबसे पहले आपको डिले पूल डिफाइन करने पड़ते हैं कि मैंने डिले पूल वन डिफाइन कर दिया, इसकी क्लास डिफाइन करते हैं कि फिर किस क्लास के ऊपर आप क्या लगाते हैं उस पर। उसके बाद एक ACL बनाते हैं। ACL मैं बना रहा हूँ माई नेट की, अपने नेटवर्क की, इंटरनेट की 192.168.3 की, यानी कि मैं पूरे 3 के ऊपर नेटवर्क के ऊपर लगा रहा हूँ, यूज़र पे भी लगा सकता हूँ उसके ऊपर। और इसके बाद मैं लगाता हूँ ऑथ वाली या उस चीज़ को भी, उसको यानी कि NCA MyNet, और ये मैं लगाता हूँ इस पे, यानी कि डिले एक्सेस 1 डिनाई ऑल, यानी कि इसके अलावा तमाम को वो डिनाई करे उस चीज़ के ऊपर। और ये मैं आपको दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये बल्कि इसको नहीं, इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, और नीचे वाली को कि पैरामीटर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 MB का लिंक है और मैं 10 MB के लिंक को हर IP को -1 यानी कि स्पेसिफिक देना चाह रहा हूँ 5 का, ये बिट्स के अंदर होता है आपका ना, उसके ऊपर चलता है। इसको कैलकुलेशन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। यानी 500 kbs आपको स्पीड मिलनी चाहिए, यानी इस नेटवर्क के ऊपर, चाहे वो यूज़र 1 है या यूज़र 2 है, उसको इस नेटवर्क का मैं IP बेस लगाया है, ठीक है, उसको 470 से ऊपर बैंडविड्थ नहीं मिलनी चाहिए। ये मैंने सेव किया और मैं ये आपकी सर्विसेज को मैंने इसकी को रिस्टार्ट कर दिया। अभी हम यहाँ पे जाके चेक, अभी देखिएगा 8 MB दे रहा है। अगर मैं इस वक्त इसको रिफ्रेश करूँगा तो रिफ्रेश करने में मुझे इसको जो स्पीड देनी चाहिए वो 5 बाइट्स, यानी कि 5 किलोबाइट्स, 470 या 500 kbs देनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर उसमें। अभी इसको चेक कर लेते हैं, आपको करता है, डिवाइस करता है। तो ये इसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर लगाया है। इसके ऊपर अगर मैं आपको एक और भी ये देखिएगा, उसने अभी कर रहा है, मजीद कर रहा है, इसके ऊपर है। तो अब मैंने हर IP को, पहले उसने कितना 8.7 MB दिया, यानी हर कोई यूज़र, जो जरा भी मेरे यूज़र नेटवर्क पे थे, वो 8.7 MB यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब वो हर यूज़र क्या करेगा, मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब वो 400, ये 4 to 5, नॉट मोर देन 500 किलोबाइट्स पर सेकेंड्स के ऊपर से ऊपर नहीं जाएगा, बिट पर सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने एक पुल को लगा दिया। अब थोड़ा सा अगर इस चीज़ को देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। इस पुल को आप डिफरेंट किस्म की यहाँ पर लगाई हुई हैं। मैं अभी तो मैंने माईनेट मेरी नेटवर्क की थी। अगर मैं NCA के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यूज़र बेस भी लगा सकता हूँ, मैं इसको ऊपर डोमेन बेस भी लगा सकता हूँ, डाउनलोड बेस भी लगा सकता हूँ, डिफरेंट किसी चीज़ के ऊपर उसको लगा सकता हूँ। तो ये आपका डिले पूल्स की उसमें कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक बचता है, मैं अगर उस चीज़ के ऊपर आऊँ तो ट्रांसपेरेंट पॉक्सी, मैं क्विकली ट्रांसपेरेंट पॉक्सी के ऊपर आपको करा देता हूँ। ट्रांसपेरेंट पॉक्सी को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, इसी सारी चीज़ों को ले और यहां पे आके सिर्फ और सिर्फ अब 80 पोर्ट को आगे आप ट्रांसपेरेंट लिख देते हैं। और ये मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद रिस्टार्ट कर दिया।
अब दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में हम पोर्ट नहीं बताते, हम नेटवर्क से करते हैं, गेटवे से इसको फॉलो करते हैं, तो मुझे आईपी टेबल्स लगानी पड़ेगी, दो फायरवॉल लगानी पड़ेंगी। पहले फायरवॉल्स क्या करेगी उस चीज के ऊपर कि मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं कि डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम आईपी टेबल्स का टॉपिक कर रहे होंगे। इसके ऊपर है ये आईपी टेबल्स सिस्टम बेस्ड फायरवॉल है और बेस्ट बहुत अच्छी लिनक्स बेस्ड फायरवॉल है, लेकिन डेस्कटॉप बेस्ड फायरवॉल है, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल हम नहीं कह सकते। जब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे तो मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगा कि क्यों नहीं हम कह सकते इसके ऊपर। आईपी टेबल्स -t का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइप, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज करें तो -t का टाइप यूज करते हैं। बेसिकली फायरवॉल्स होती क्या है, मैं क्विकली आपको बताऊं, किसी भी इंटरफेसेस पे लगती है, यानी 5 होते हैं, इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्डिंग, प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग। जो पहले 3 रूल हैं, इनपुट, आउटपुट और फॉरवर्डिंग है, इसको हम सिंपल नॉर्मल फायरवॉल कहते हैं। जो आखिरी 2 प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग और उसके साथ फॉरवर्डिंग भी, इसको हम नेटिंग को कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटिंग क्या होती है कि पूरा नेटवर्क आप किसी एक आईपी के ऊपर मैप करते हैं, पूरे नेटवर्क के बिहाफ पे एक आईपी आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड और रिसीव कर रहा होता है, उसे कहते हैं। अभी हम ये नेटिंग का रूल है, और -a का मतलब ऐड है, पोस्ट राउटिंग का मतलब है कि राउटिंग से पहले -o इंटरफेस, आउटर इंटरफेस। अगर इनर इंटरफेस पे लगाना है तो आई आएगा, अगर सोर्स पे लगाना है तो एस आएगा, ये रिजर्वर्ड है, अगर डेस्टिनेशन पे लगाना है तो डी आएगा। मेरा ये जो आउटर इंटरफेस कौन सा है, ENS33, मेरा वैन का नेटवर्क, इंटरनेट वाला नेटवर्क, उसके ऊपर -j का मतलब एक्शन, मास्कुलेटिंग का मतलब है उसको निकलने दे, फ्लो करें। मैंने पहली फायरवॉल ये लगा दी। अब ये तो मैंने लगा दिया कि इसको नेटवर्क को अलाउ तो करे। अब दूसरा जो मैंने वो चीज करनी है कि किसको करे। अब मैंने रिक्वेस्ट को स्पेसिफिकली पकड़ना है और अपनी 3128 पे लेके जाना है, पोर्ट पे लेके जाना है। आईपी टेबल्स -t, आईपी टेबल्स -t, टाइप कौन सा यूज करें, प्रोटोकॉल कौन सा करें, नेट का ऐड करें, प्री राउटिंग, राउटिंग से पहले ही, उसको फॉरवर्ड करने से पहले ही, बाहर जाने से पहले ही। अगर इंटरफेस -i, इनर इंटरफेस उसका, इनर इंटरफेस उसका 3.4 है, ENS34 है, इट्स मीन 192.168.1.1। अगर जो भी ट्रैफिक मेरे पास आएगी ये 1.1 के नेटवर्क से आएगी, वहां मैं उस ट्रैफिक को पकड़ रहा हूं कि इस ट्रैफिक को पकड़े। और फिर कंडीशन क्या है, उसका प्रोटोकॉल कौन सा हो, TCP हो, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी हो, AT हो, -j एक्शन ले, उसको रीडायरेक्ट करे टू पोर्ट, रिडायरेक्ट करे, बाहर ना जाने दे, उसको कन्वर्ट कर दे टू पोर्ट 3128, इस सिस्टम की 3128 को। ये क्या करेगा, जब भी आपकी कोई रिक्वेस्ट आएगी, अगर वो 80 पोर्ट की, उसको पकड़ेगा और प्रॉक्सी की तरफ वो पुश करेगा और प्रॉक्सी अपने चेक करने के बाद उसको यूज करेगी। हमें सिस्टम पे सिर्फ ये चीज करना पड़ता है। अब मैं यहां पे एक आईपी टेबल्स -f और tnet -f, ये मैंने अब इस कर दी। अब मुझे यहां पर अपने प्रॉक्सी में से मैं पोर्ट बेस से निकल रहा हूं, ठीक है। अब मैं कहता हूं ऑटो डिटेक्ट प्रॉक्सी, अब ये चीज नहीं है क्योंकि हर एक को आप पोर्ट नहीं दे सकते, इसके ऊपर है। तो मैं इसको अभी टेस्ट करूंगा, मैं बल्कि पहले YouTube पे चला जाता हूं कि क्या मेरा नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब देखिए पोर्ट के बगैर, और ये मेरा नेट यहां से चल रहा है, इट्स मीन ये मेरी ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर हो गई। अब पेरेंट वाले को वो इतना इंपॉर्टेंट या वो चीज़ नहीं है, उसके ऊपर रिक्वेस्ट के उसके ऊपर है, तो हम उसको बाइंड करेंगे अपने, मतलब मैं इसको पेरेंट वाले का। अब हमारा आखिरी टॉपिक रहता है पेरेंट का, उस चीज़ के ऊपर है। पेरेंट के अंदर हम लोगों ने इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना होता, पेरेंट को हमने कॉन्फ़िगर करना होता है जो चाइल्ड वाले उस चीज़ के ऊपर। अब चाइल्ड वाले के ऊपर भी आपका पूरे का पूरा प्रॉक्सी होना चाहिए, सारा का सारा कॉन्फ़िगर होना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर है। इस पे भी मैंने स्क्रिप्ट को कॉन्फ़िगर किया हुआ है और बिल्कुल सेम टू सेम वही होना चाहिए, vimscript.conf, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना वो हार्डन कर लीजिएगा, मैं अपनी कर देता हूँ कि ACL mynet1 और SRC
आपका उसूलन तो आपका ये नेटवर्क भी डिफरेंट होना चाहिए वन से, ताकि आपकी इसका जो पेरेंट है आईपी है वो आपके उस जो आईपी है वो आपके पेरेंट प्रॉक्सी के साथ होना चाहिए और बैक के ऊपर दूसरा नेटवर्क होना चाहिए अगर आप उसको चीज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने एक ACL बना दी और उसके बाद हम जो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, इसमें जो हमने इसको एंट्री डालनी है पेरेंट टू चाइल्ड के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ ये चाइल्ड के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है, ये पेरेंट के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं करना। हमने पेरेंट को नहीं पता कि वो किसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और उसे क्या कहा कि कैशे पेयर कौन सा है उसका 1.1 मैंने उसको नेटवर्क बता दिया। 1.1 उसका पेरेंट सर्वर है, 31 उसकी पोर्ट है और नेवर टू अलाउ, इसको अलाउ नहीं करना। सिस्टम CTL रीस्टार्ट स्क्रिप्ट, ठीक। अब अगर मैं यहाँ से इसको लोकल प्रॉक्सी के ऊपर यूज़ करता हूँ या लोकल उस चीज़ के ऊपर यूज़ करता हूँ, मैं इसको फिर प्रेफरेंस पे जाता हूँ, प्रॉक्सी पे जाता हूँ और अब इसको मैं प्रॉक्सी अपने आप को बताता हूँ क्योंकि ये खुद ऐसे प्रॉक्सी के तौर के ऊपर काम कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ से मैं अपने लॉग को चेक करता हूँ, ये लॉग को चेक करता हूँ, तो यहाँ पे उसको अब रिक्वेस्ट आनी चाहिए। ये मैं चलें मैं विकिपीडिया को देख लेता हूँ। इसके ऊपर बेसिकली इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उस चीज़ के ऊपर, तो उसमें हम पेरेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पे एक मिनट ज़रा, टेल -f वॉर लॉग और स्क्रिप्ट एक्सेस। अभी ये देखिएगा आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है यहां पे ये 1 को फॉरवर्ड कर रहा है। इसने रिक्वेस्ट कहां भेजी है, अपने पेरेंट को भेजी है 1 को। इस तरह ये नेट आपका एक्सेस करना शुरू हो जाता है आपको उस चीज के ऊपर। आई होप ये आपके लिए बड़ा लर्निंग होगा और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह हम SSL और एंटीवायरस के ऊपर हम इसको देखेंगे, उस चीज़ के ऊपर है। अगर किसी भी किस्म की आपको क्यूरी हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि ये इसके ऊपर हम लेक्चर बनाएं और हैंड्स ऑन बनाएं उस चीज़ के ऊपर है, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच।